हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा डिटेल में समझाई गई है, रिवीजन पॉइंट्स भी मैंने बता रखे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल फ्री में जाकर के आप क्विजेस सॉल्व कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड तो कर लो। इसके अलावा दोस्तों आपको विन विन वीकेंड ऑफर के तहत टेक्स्ट बुक दे रहा है, टेक्स्ट बुक पास बेहतर डिस्काउंट पर 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 14 महीनों का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। जो 1 ईयर का मिलता था 12 महीनों का, उसकी जगह पर 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और इसके अलावा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कूपन कोड में यूज करते हो एमजेटी। तो एक टेक्स्ट बुक पास से आप 570 से ज्यादा एग्जाम्स के दोस्तों मॉक टेस्ट हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको, तो जिससे आपको बेहतर कंपटीशन भी मिल जाएगा, अपनी रैंक भी एक्चुअल में पता लग पाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक कीजिए। आज का क्विक रिवीजन करते हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दे दिया है महाराष्ट्र ने और बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने दोस्तों आईआरसीटीसी के साथ समझौता किया हुआ है। वहीं मादक पदार्थों की तस्करों से जुड़ा अभी हाल ही में निदान नाम से पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल होगा। इसके अलावा दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस जो है ये भारत की हवाई यात्रा डाटा के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू यानी डोमेस्टिक एयरलाइंस बन गई है। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च करी है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश कर दिया है और भारत रसिया से 6Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदने जा रहा है। वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपना एमडी और सीईओ बना दिया है अनुज पोद्दार को। तो ये 10 क्वेश्चंस आप याद रखेंगे कल के दिन से। अब बढ़ते हैं आज के दिन के करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने, हाल ही में कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया? तो देखिए 20 अगस्त को तो मैंने कल भी बताया था आपको सद्भावना दिवस, लेकिन आज कुछ और भी दिवस इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, वो बताइए आप। तो दोस्तों 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है और 20 अगस्त को ही विश्व मक्षर दिवस भी मनाया जाता है। सद्भावना दिवस तो आप जानते ही थे। तो उपरोक्त तो सभी डेज जो हैं ये 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे यानी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आप जानते ही हो, ऐसी एनर्जी जो जिसका क्षरण ना किया जा सके, जो जो दोस्तों पर्यावरण का क्षरण ना किया जा रहा हो, अक्षय कर सकते हैं हम लोग, जिसका क्षरण ना कर सके, एक एनर्जी से दूसरे में कन्वर्ट करें। जैसे आप पवन चक्की ले लो, हवा को यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, हवा कभी खत्म कर सकते हो? नहीं। सूर्य की रोशनी से सोलर पैनल लगते हैं और उससे बाद एनर्जी जनरेट होती है, सूर्य की रोशनी को कम कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, जिसका क्षय ना किया जा सके, और ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है इंग्लिश में। तो इससे मनाया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, क्योंकि ये कार्बन का एमिशन नहीं करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में बात करेंगे, मच्छर दिवस के बारे में बात करेंगे। मच्छर दिवस भी दोस्तों 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे लोग मच्छरों के बारे में अवेयर हो सकें, लोग जान सकें मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं, मच्छर कैसे ना पनपने पाए, क्या क्या उपाय किए जाएं, ये सब चीजों, मच्छर से बीमारियों के बारे में और इससे बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इसका मेन उद्देश्य है। 1897 में इसकी शुरुआत करी गई थी और साल 2010 में दोस्तों एक डाटा आया कि मच्छर के काटने से अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो ये 2 दिवस आप जान लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगस्त महीने के जो भी और इंपॉर्टेंट डेज है उनका रिवीजन यहाँ पर मैं छोड़े जा रहा हूं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को कितने महीने का विस्तार दिया गया? दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए, या कहें कि 12 महीनों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला होंगे। ओके, तो यहां पर देख पाएंगे आप अजय कुमार भल्ला, ये 1 ईयर एक्सटेंशन पा गए हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं। क्लियर, ये इनका तीसरा विस्तार है।
सबसे पहले तो नवंबर 2020 में कायदे से अगर देखा जाता तो वहीं पर ये रिटायर हो जाते, लेकिन इनको विस्तार पर विस्तार दिया जा रहा है। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, आप लोग भी अचंभित नहीं होंगे। एक्चुअली में दोस्तों जो सचिव वगैरह की पोस्ट है ना, ये डिपेंडेंट होती है, ये कैबिनेट की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है, वही डिसाइड करती है कि कितना विस्तार देना है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब बाकी के जो सचिव हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, जो मेन सचिव हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, अभी इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था, याद होगा आपको। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा रक्षा सचिव हैं दोस्तों अजय कुमार, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा वित्त सचिव हैं टीबी सोमनाथन। यहां पर मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, देखिए रक्षा सचिव और यहां पर गृह सचिव दोनों अजय अजय नाम से है, ठीक है। तो हमें अपने घर की रक्षा करनी है, तो हम लोग को क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले अजेय होना पड़ेगा। अजेय मतलब कि जिसे जीता ना जा सके, तो भारत को कोई जीत ना सके, ऐसा बनना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, घर की यानी गृह की रक्षा करनी होगी। गृह की रक्षा करनी होगी तो कैसे होगी, अजय से होगी। अब अजय से होगी रक्षा, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें घर में भाला रखना होगा। क्या रखना होगा, घर में भाला रखना होगा। घर में भाला रखना होगा, तभी तो घर की रक्षा कर पाओगे, अजय रह पाओगे। तो देखो अजय तो रक्षा और घर में है, दोनों में आ गया। और भल्ला जहां पर मिलेगा उसको समझिए कि घर में रखा है, भल्ला कहां पर रखा है, घर में। इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे। अजय कुमार भल्ला जो हैं ये गृह सचिव हैं, और रक्षा सचिव जो हैं केवल अजय कुमार हैं। क्लियर? वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी हैं, और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और नियुक्तियां जो अभी हुई थी रिसेंटली, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे साइमन स्टील को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयरटेल के गोपाल विट्ठल को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जस्टिस उदय उमेश ललित जी दोस्तों देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। प्रमोद कुमार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए सीएफओ नियुक्त किए गए हैं, और विश्वनाथन आनंद को फाइड का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, और सुरेश एन पटेल सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा श्वेता सिंह को पीएमओ में दोस्तों निदेशक पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और अगस्त तानोकुआमे भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक होंगे। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुरदीप रंधावा को किस देश ने भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? गुरदीप रंधावा, इनको दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यानी इंडियन कम्युनिटी के ये प्रतिनिधि के रूप में होंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है किसी पर्सन को तो वो आकर इनसे बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। गुरदीप सिंह रंधावा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव इन जर्मनी। तो इन्हें समुदाय की चिंताओं, जो भारतीय समुदाय वहां पर रहती है उनकी चिंताओं को सुनने, उनको राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मदद करने के लिए काम सौंपा गया है। ठीक है, ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के सदस्य हैं। जर्मनी के बारे में अगर बात करें तो बर्लिन इसकी कैपिटल होती है, करेंसी यूरो होती है, प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर। अच्छा, जर्मनी चलिए दिखाता हूं आपको वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में देख पाएंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब यहां से आना है हम लोग को यूरोप में। यूरोपियन कंट्री में आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश आपको दिख जाएगा फ्रांस, उसके बाद इधर जर्मनी। ये दोनों बड़े बड़े देश हैं, काफी बड़े देश हैं। ठीक है, स्पेन भी बड़ा देश है। जर्मनी यहाँ पर दिखेगा, बर्लिन इसकी कैपिटल है। अच्छा, इसके नए चांसलर अब बन गए हैं। एंजेला मार्केल बहुत दिनों से चांसलर थी, अब नए चांसलर आ गए हैं। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज, नाम याद रखिएगा। ओलाफ स्कोल्ज जो है न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिप रॉकेट भारत की कौन सी भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी? तो सिप रॉकेट जो है दोस्तों ये भारत की 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न की कंपनियों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी देखिए कुछ ही महीनों में 5 से 6 नए यूनिकॉर्न मिल गए हैं इंडिया में। यूनिकॉर्न बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक टाइम था भारत के पास ना के बराबर यूनिकॉर्न थे, आज देखिए बहुत तेजी की संख्या में बढ़ रही है यूनिकॉर्न की संख्या। सिप रॉकेट एक कंपनी है दोस्तों, और इसने अभी हाल ही में 33.5 मिलियन की फंडिंग रेज करी हुई है, और इसके बाद ये इंडिया की 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न मतलब होता क्या है? यूनिकॉर्न मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा स्टार्टअप
जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ऊपर हो गया हो। अगर कोई कंपनी $1 बिलियन से ऊपर की हो जाती है, यानी कि मोटा मोटी कहें तो 8,000 करोड़ की हो जाती है, तो फिर उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। ऐसे ही सिप रॉकेट भी अब हो गई है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 100वीं कौन बनी थी, तो आप बताएंगे नियो बैंक। नियो बैंक बनी थी 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी भारत की। इसमें स्टार्टअप ही देखा जाएगा, आप इसमें बेल घेल सेल और ये 70PC वगैरह मत जोड़ने लगना, ठीक है ना। इसमें स्टार्टअप्स देखा जाता है कि स्टार्टअप कौन सा ये बना है, ठीक है, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाएगा। सरकार द्वारा जो होता है वो यूनिकॉर्न में नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल सिप रॉकेट से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स है। लाइट रॉक इंडिया और टेमोसो, इन दोनों ने फंडिंग करी हुई है और इन फंडिंग के माध्यम से सिप रॉकेट 106वीं यूनिकॉर्न बन गई। हाल ही में किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित किया? तो अभी हाल ही में HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोस्तों इसरो की बहुत बड़ी मदद करी हुई है। इसरो का जो आने वाला टाइम पर गगनयान मिशन है ना, इसकी पहली उड़ान के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग यानी CMF वितरित किया है, दिया है, डिलीवर किया है। तो यहां पर आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेजर बूस्ट फॉर इंडियाज गगनयान मिशन एज इसरो रिसीव क्रू मॉड्यूल फ्रॉम HAL। HAL ने इसरो की हेल्प कर दी इस मामले में, तो अब इसरो को और कम समय में लगेगा और फिर गगनयान मिशन और अच्छे से हो पाएगा। देखिए गगनयान जो है ये है क्या मिशन, इसको समझो। गगनयान का मतलब यह है कि गगन में हम लोग अपना भेजेंगे यान, और इस यान में खास बात यह होगी कि भारत इस बार मनुष्य को भेजेगा, 4 मानव को भेजेगा। 4 मानव को भारत पहली बार भेजने जा रहा है अंतरिक्ष में। अब ये 4 मनुष्य जो हैं, ये 4 मतलब जो व्यक्ति होंगे, इसरो के साइंटिस्ट होंगे, ये सब ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं? रसिया से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो गगनयान की पहली उड़ान के लिए इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग मिल गया है HAL के द्वारा। HAL के बारे में बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। R माधवन इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में अगर बात करें, कब कब भी रिसेंटली चर्चे में आया था, तो अभी इसरो ने दोस्तों वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। इसरो ने SSLV D1 रॉकेट मिशन लॉन्च किया था, हालांकि ये फेल हो गया। लेकिन इसरो का ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है रॉकेट मिशन में, इसरो के कमर्शियल रॉकेट मिशन में खास करके। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से 27.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी US डॉलर कमाए हुए हैं, एक डाटा के अनुसार। इसरो ने त्रिपुरा में अभी इसरो स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया था, और कॉफी बोर्ड ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग करा हुआ था। इसरो के बारे में स्टैटिक 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। डॉक्टर S सोमनाथ जी वर्तमान चेयरमैन है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है फुल फॉर्म, भारत की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, ग्रुप डी का दोस्तों वन लाइनर बूस्टर आया है, जीके स्कोर बूस्टर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, देर मत कीजिए। अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो इसमें 5000 क्वेश्चन है वन लाइनर अप्रोच के साथ, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकोगे। तेजी से आप अपना करंट अफेयर पूरा रिवाइज कर सकते हो और बाकी चीजें भी देख सकते हो किस किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे 2500 इसमें करंट अफेयर है जनवरी से अगस्त 2022 के। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन हैं, जिससे आपको यह पता लगेगा किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। इसके अलावा 250 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए गए हैं, तो इन 250 क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। आप इस ई बुक को MZT ऐप पर से जाकर के ले सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, HDFC बैंक ने किस राज्य में अपना पहला महिला शाखा खोला है? तो HDFC बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में केरल में अपना पहला महिला शाखा खोला है, यानी ऑल विमेन ब्रांच खोला है। ऑल विमेन ब्रांच ये होगा, यानी उसमें सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के बैंक कैशियर से लेकर के जो भी जितने भी स्टाफ होंगे सब के सब विमेन स्टाफ होंगी। ओके, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, HDFC बैंक ओपन फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में कोझिकोड है, वहां पर ये खोला गया है। HDFC बैंक की बात करें अगर, तो 1994 में स्थापित हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं, और इसकी टैगलाइन होती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। मैंने आपको उस दिन बताया था अभी कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों का मर्जर हो गया है, तो ये आप याद रखेंगे। HDFC बैंक ने दोस्तों अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विजिल आंटी
विजिल आंटी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है, विजिल आंटी, ठीक है। और इससे पहले भी इसने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था। मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया? इसी ने शुरू किया, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक ने। इसके अलावा एचडीएफसी ही दोस्तों लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया था, याद होगा आपको। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसने शुरू किया था? एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। इंडिया की प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक। अगला, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों 65वां राष्ट्रमंडल या कहें कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है ये कनाडा में इस बार आयोजित किया गया। कनाडा में आयोजित होगा और इसमें देखिए कि ओम बिरला जी जो कि अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओम बिरला टू लीड इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एट 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। तो 65वां जो होगा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कनाडा में, उसमें भारतीय संसदीय डेलीगेशन का ये लीड करने वाले हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत के 23 पीठासीन अधिकारी, राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव, ये सब जाकर के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कनाडा की अगर बात करें तो कैपिटल इसकी ओटावा होती है, कनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो से याद आया दोस्तों, अभी हाल ही में इन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, कनाडा पर इमरजेंसी इंपोज कर दी थी, ये आप याद रखेंगे। और क्यों? क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने वहां पर वैक्सीन को लेकर के हड़ताल कर दिया हुआ था। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ओके, अच्छा, कुछ और प्रमुख समिट्स हुई थी, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। गोवा में अगे वेब 3.0 समिट हुआ। अमित शाह जी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। और अभी नई दिल्ली में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था माई होम इंडिया के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में ईरान शामिल हुआ और ये शिखर सम्मेलन अभी उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था, एससीओ जिसे कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, राजनाथ सिंह टू इनॉग्रेट नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल इन दिल्ली ऑन सैटरडे। तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ही एफ इंसास सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा। और एफ इंसास पर मैंने आपको पूरी वीडियो बना करके दी हुई थी, कैसे भारतीय सेना अचानक से इस एफ इंसास सिस्टम को पाने की वजह से डायरेक्टली एक साथ 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एफ इंसास पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। आगे देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो दोस्तों स्टील स्लैग रोड का निर्माण बीआरओ करने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये स्टील स्लैग रोड क्या है? एक्चुअली में दोस्तों इसमें रोड में ना स्टील की मात्रा मिलाई जाएगी। अब जब रोड में स्टील की मात्रा मिलाई जाएगी तो इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो अभी बीआरओ जो है इसकी टेस्टिंग ही कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पर बीआरओ टू बिल्ड ड्यूरेबल स्टील स्लैग रोड इन अरुणाचल प्रदेश। तो कई सारे फायदे होंगे। पहला ये फायदा तो कि ये ड्यूरेबल हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, जल्दी ये खराब नहीं होगी सड़कें। क्योंकि अब आप सोचो अरुणाचल प्रदेश हुआ, लद्दाख हुआ, सिक्किम हुआ, यहाँ पर रोड ही कितनी मुश्किल से बनती है, और अगर खराब हो जाएगा तो मेंटेनेंस की तो बात ही छोड़ो, कब होगी पता नहीं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल स्टील स्लैग रोड का निर्माण बीआरओ करने जा रहा है और इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है, ठीक है ना। बारिश से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी ये सामना करने में सक्षम होगा, ठीक है। तो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करने के लिए ये किया जा रहा है। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया में रोड को बनाता है, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम को दुरुस्त करता है। स्थापना 1960 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों इंदौर में आयोजित किया जाने हैं। इंदौर आप जानते हो सबसे स्वच्छ सिटी है, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? इंदौर है। अच्छा, स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वच्छ राज्य है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला, तो फिलहाल यहाँ पर इंदौर के बारे में बात करते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इंदौर में होने वाला है। जनवरी में, कितनी जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? आप सबको पता होना चाहिए, एक सुर में बोलो 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इस वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इस बार 17वां इसका संस्करण होगा जो कि इंदौर में मनाया जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी कब दिवस मनाया जाता है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक बताई थी, 9 जनवरी होता है। 9 जनवरी में क्या करना है आपको, 9 को दोगुना कर देना है, ठीक है, क्योंकि भाई देश से बात उठ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो रही, तो 9 को दोगुना कर देना है और जनवरी के एक महीना पीछे चले जाना है, यानी कि दिसंबर। ठीक है, जनवरी देखो होता है 1 और आपको आ जाना है 1 से 2, तो 1 से 2 यानी कि 12वें महीने पर आ जाना है। तो शुरुआत में 9 जनवरी राष्ट्रीय स्तर छोटा स्तर और ये अंतरराष्ट्रीय यानी कि बड़ा स्तर, तो 18 दिसंबर आप याद रखेंगे। जिस भी प्रकार से इसको अपने माइंड में स्टोरी बना लो, याद रखना 18 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस प्रकार का कंटेंट आप लोग के लिए तैयार करने में, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर नहीं करते हो माना, चलो ठीक है, कंजूस हो, लेकिन लाइक तो कर ही दिया करो, इसमें क्या जाता है जी, लाइक जरूर कर देना। अच्छा, ग्रुप डी का एग्जाम बूस्टर, इसको मैंने बताया आपको, अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, संपर्क करिए। 2022 में किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया, तो दोस्तों इट टेक्स ए विलेज नाम की थीम थी। अगला क्वेश्चन मेरा था आपसे कल, सी विजिल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल के साथ आंसर किए हैं। जिन लोगों ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर किया, उन टॉप 10 लोगों में है स्वर्णेश्वर कुमार, उषा साहू, रविशंकर, रविकांत कुमार, नॉनटेक बाई अमर, सुस्मिता साहू, प्रवीण त्रिपाठी, पूजा कुमारी, सीलू मौर्य और रवि सिंह। इन टॉप 10 लोगों के नाम यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सबसे पहले आपको आंसर करना है, डिटेल के साथ आंसर करना है। आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अब जो लोग रेगुलर नहीं होंगे वो कहेंगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, राज्य सरकार द्वारा कहां दिया जाता है, तो आज आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना लोगों के कमेंट। किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया, ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल से डिटेल जी लिखने का प्रयास करना। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है एमसीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमसीटी ऐप डाउनलोड करो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।